नमस्ते बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी की पुस्तक कृतिका के भाग 2 के पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक इसकी पूरी व्याख्या आपके सामने करूंगी, जिसे कमलेश्वर जी ने लिखा है। तो चलिए देखते हैं आखिर है क्या ये जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। उनकी जो पति थे वो हिंदुस्तान के थे, इसलिए वो अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी और रोज़ लंदन के अखबारों की खबरें आ रही थी। जो लंदन के अखबार थे ना, वहाँ पे रोज़ की ये खबरें आ रही थी। क्या खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना जो कि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो गई। जो फोटोग्राफर थे ना, उनकी फौज है वो तैयार हो गई। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपकती नज़र आ रही थी। तो वहाँ पे निकल रही थी खबर, फिर वो खबर अपने इंडिया के अखबारों में आ रही थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के पीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशम कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के क्या नाम है उनका, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जानकारी, पूरी जीवनियाँ देखने में पाई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें खबरों में छप गई थी। ऐसा आज भी तो होता है, देखते हैं ना, बॉलीवुड के कुत्ते और बॉलीवुड की छोटी छोटी बातें खबरों में छपती हैं। ऐसे ही ये कुछ हुआ होगा। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। इंग्लैंड में बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ऐसा कुछ सुनने में आया था ना। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मच रहा था। चलिए बच्चों, बताइए अपने यहाँ की राजधानी क्या है, आखिर कहाँ तहलका मच रहा था। हाँ, आपके दिमाग में आ गया ना, हमारी इंडिया की राजधानी है दिल्ली। तो दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशम सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे, ये देखिए पालम का हवाई अड्डे पर उतरेगी। तो रानी ऐसा हल्ला मचता है ना कि भाई कब क्या होगा, ऐसे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वाह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। आखिर अपने घर में भी कोई मेहमान आता है तो अपन कैसे सब साफ सफाई करने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, भाई किसी ने कोई बात कही नहीं, किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा। पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। भाई आहा, अब आई है बात जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में। तो देखिए क्या बोलते हैं। नई दिल्ली में सब कुछ था,
नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। ये क्या बात हुई भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। नाक नहीं थी, क्या नहीं थी नाक? देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों में प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा हुआ था। ऐसा क्या हुआ था भाई? कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसे कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले की तरफ दोनों तरफ थी, जो खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। तो यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों का मतलब होता है खंबा, की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हुआ था। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ था। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक, लाट मतलब होता है मूर्ति। तो समझे ये लाट का मतलब क्या है? इस लाट का मतलब है मूर्ति। फिर उनकी जो पंचम की लाट की एकाएक गायब हो गई। तो लाट की जो नाक है, मतलब उस मूर्ति की जो नाक है, वो गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, तो उनकी तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। जो लाट थी उसकी नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश की खैर खवाहों मतलब भलाई चाहने वाले, जो हमारे हितैषी होते हैं, वो उनकी एक मीटिंग तैयार की गई, मीटिंग बुलाई गई और मामला पेश हो जाने के तो और क्या किया गया, और मसाला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रहेगी। भाई सब कहने लगे अगर यह नाक नहीं है तो हम लोगों की नाक कट जाएगी। वाकई में ये तो नाक कटने वाली बात ही थी कि एलिजाबेथ के जो पति थे उनका स्टैचू बना हुआ था। अब उस स्टैचू की एक नाक गायब हो गई। कितनी शर्म वाली बात है ये। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इस चित्र में आपको बैठक दिख रही है ना, अब इसी की कोई बात होगी। तो देखते हैं क्या होता है आगे। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, मतलब ऊंचे स्तर पर लोगों की बातें हुई, दिमाग खौंचने गए, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होने के लिए मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में ज़ाहिर हो। जो मूर्तिकार थे उन्हें कहा गया दिल्ली में ज़ाहिर हो जल्दी से। तो मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, जो लोग थे उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। अब उसको समझ नहीं आ रहा था ये लोग इतने परेशान क्यों हैं। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखें में आंसू आ गए। भाई वो रोने लगा। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह
कब और कहाँ बनी थी। मतलब जो मूर्ति है, लाट का मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, लाट का मतलब है मूर्ति। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पता करना है कि भाई ये लाट हो। उसने कहा कि मुझे ये पता बताइए कि ये लाट कब बनी और किसकी बनी हुई है। लाट का मतलब होता है यह मूर्ति। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, ये मुझे पता करना है। सब सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका और एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसाला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करके यह काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइल के पेट चीरे गए, कुछ भी नहीं पता चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी फिर से बुलाई, कांपते हुए बयान दिया कि सर मेरी खाता माफ़ हो, मेरी जो खाता है वो माफ़ हो। फाइलें सब हज़म कर चुकी हैं। जो फाइलें थी वो उसमें कुछ भी नहीं। तो हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए थे। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया, जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का ज़िम्मेदार आप हैं। फिर आखिरकार मूर्तिकार की फिर बुलाया गया। उसने मसाला हल कर दिया। वह बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसा क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है तो खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। छोटी छोटी बात तो आजकल हाल छप जाती है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों की और पत्थर की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है, ऐसा बोल दिया। सभापति ने तैश में आकर कहा, लालत है, आपको लालत है। आपकी अक्ल पर विदेशियों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। जो विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग और तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन उसने कहा कि मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस शर्त पर कि यह बात अखबार तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। तो समझे, मूर्तिकार ने कहा कि और भी जो मूर्तियां हैं उनकी नाक लगा देते हैं। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण के लिए बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, समझे। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक नापने के लिए उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नारोजी, खिल्लोरे तिलक, शिवाजी और काबसी और जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली और नापी। गुजरात की ओर भागा। फिर वो उसके बाद
आगे देखते हैं। उसके बाद वो गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई और महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, बंगाल की ओर चला। फिर गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा मोहन राय आदि को सभी देखा और नाक जो की और बिहार। उसके बाद वो कहाँ गए? बिहार की तरफ गए। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय और लाटों मतलब मूर्तियों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंच गया। सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों मतलब उनके पुतलों, जो उनकी मूर्तियां हैं, लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्ति दिखाया, सबकी नाकों को नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। यह सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ठाटस बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चे की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर बच्चों की नाकें भी इनसे बड़ी बैठने लगी। अब आइए मैं क्या करूं? अब बताइए इसमें मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मतलब जो उनकी मूर्ति थी उनको मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मच गई। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपना नाक कटवाने वाली बात हो गई। लेकिन मूर्तिकार था जो वो पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाले कलाकार नहीं था। एक हैरतगंज ख्याल उसके दिमाग में कौन था और उसने पहली शर्त दोबारा से दोहराई। क्या शर्त थी पहली? कि कोई भी ये बात को बाहर नहीं करेगा। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसने दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सेनापति ने सबकी तरफ देखा और सबको परेशान देख मूर्तिकार अचक गया, मतलब चौंक गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को करते भी क्या, इजाज़त दे दी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या होता है। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसाला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उसमें नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियाराबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी, जो उसकी रबाब थी वो निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, जो कि जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जानना को नहीं थी। इस बात की जो खबर थी, जनता को नहीं थी। सब तैयारियां भीतर चल रही थी। रानी के आने के नज़दीक दिन आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद
मूर्तिकार खुद अपने बताए हाल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हाल में नाक लगनी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। फाइनली भाई, नाक तो लग गई। सब अखबारों में खबर छपी, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। आगे देखते हैं। फाइनली नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाई गई है। यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं आई थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुध की, वो भी बुध के लिए। क्या रानी आई नहीं? देखते हैं भाई क्या हुआ कहानी में। तो ये कहानी का पूर्ण शीर्षक मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आपको ये कहानी समझ आई? भाई इस कहानी में तो बहुत घुमाया ये जॉर्ज पंचम की नाक ने। तो चलिए, मेरे हिसाब से आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। गुड बाय।